हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान में ठोस अवस्था में आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के कुछ आए हुए न्यूमेरिकल को हल करना है। मैं आपको बता दूं, सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया ठोस अवस्था के प्रमुख गुणधर्म क्या होते हैं, और इसी क्रम में मैंने आपको ठोस का वर्गीकरण पढ़ाया। वो वर्गीकरण जो हमने स्पष्ट किया था, आप ध्यान दें, वो विभिन्न बलों के आधार पर ठोस का वर्गीकरण, जिसको आप कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फोर्सेस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, जिसमें आप आयनिक सॉलिड, आपने संयोजक ठोस, आपने आणविक ठोस, आपने धात्विक ठोस की व्याख्या किया था। इसी क्रम में मैंने फिर आपको आगे जो है आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आपका आयनिक ठोस में अंतर को भी बताया था, और कुछ एग्जाम्पल्स को भी मैंने आपको दिया था। इसी क्रम में ठोस का जो वर्गीकरण था, वो कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस का वर्गीकरण था, या जिसको आप कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। वहां पे आपको देखने को मिला था कि कणों की व्यवस्था के आधार पर जो ठोस को वर्गीकृत किया गया है, वो दो भागों में बांटा गया है। एक आपका क्रिस्टलीय ठोस, एक आपका अक्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद आपने देखा था कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, जो वो घटक होते हैं, वो एक निश्चित क्रम में होते हैं, और आपने देखा था अक्रिस्टलीय ठोस में उनके जो अवयवी कण हैं या जो उनके घटक हैं, वो उनका अरेंजमेंट या उनकी व्यवस्था निश्चित नहीं थी। इसी क्रम में आपको मैं बता दूं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर को मैंने स्पष्ट किया था, और आपने देखा था कि क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल जैसे धातुएं हैं, लवण है, बहुलक में एचडीपीई, जिसको आप कहते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एचडीपीई का मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन भी उसको कह सकते हैं आप। इसी क्रम में आपका अक्रिस्टलीय ठोस जो था, उसका एग्जाम्पल कांच, रबर, प्लास्टिक या क्रिस्टलीय सिलिका इत्यादि। इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि जो ये ठोस होते हैं, ये समदैशिकता आइसोट्रॉपी और विषमदैशिकता एनआइसोट्रॉपी को शो करते हैं। समदैशिकता भी, जिसको ये कह लीजिए कि उससे एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं कर सकता। अक्रिस्टलीय ठोस, जहां तक समदैशिकता का सवाल है, उसमें सीधी सी बात है कि अक्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस से भिन्न होते हैं, लेकिन कुछ गुणों में समानता होती है, उसे समदैशिकता कहते हैं, और जिसमें समानता नहीं होती है उसमें उसे विषमदैशिकता कहते हैं। इसी क्रम में मैंने आपको क्रिस्टल और क्रिस्टल निकाय को पढ़ाया। क्रिस्टल निकाय मैंने कहा था आपसे, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का एक भाग या एक पार्ट जो है वो क्रिस्टल कहलाता है। और इसी क्रम में आपको मैंने बताया था क्रिस्टल अनेक एकक शेलों से मिलकर बना है, जिसमें आपने देखा था फलक, या जिसको फेस कहते हैं, फिर रूप, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप बोलते हैं रूप मीन्स आप सीधे तौर पे कहते हैं फॉर्म, और इसके बाद मैं आपको बता दूं कोर मीन्स जिसको आप कहते हैं, और इसके बाद अंतराफलकी या छीकोण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल या एक्सियल एंगल, और इसके बाद क्रिस्टलीय निकाय, या जिसको आप कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम, उसको आप कहते हैं। क्रिस्टलीय निकाय में आपने 7 प्रकार का क्रिस्टलीय निकाय पढ़ा था बच्चों। ख्याल करिए, पुराना वीडियो मैं रिवाइज कर रहा हूँ। नंबर 1 घनी क्रिस्टल निकाय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम।
दूसरा आपका द्विसमलंबाज क्रिस्टल निकाय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेट्रागोनल क्यूबिक सिस्टम, और इसी क्रम में विषम लंबाज या आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल निकाय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। इसी क्रम में चौथा एक नताक्ष क्रिस्टल निकाय, जिसको मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। और इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी क्रम में मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने आपको जो क्लियर किया था वो क्लियरेंस क्या था। वो क्लियरेंस यही था आपके सामने, वो क्लियरेंस यही था कि जिसको आप ये कह लीजिए बहुत क्लियर है, जिसको आप ये कह लीजिए कि अगला इसीलिए त्रिनताज क्रिस्टल निकाय, जिसे ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। और इसके बाद आपका खटकोणी क्रिस्टल निकाय, जिसे आप हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। और सातवां जो आपका था त्रिकोणीय क्रिस्टल निकाय, जिसको आप ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। इसी क्रम में मैं इसको पूरा डिटेल करने के बाद फिर मैं आपको घनी एकक शेल का विश्लेषण, जिसमें परमाणु त्रिज्या, कोण की लंबाई इत्यादि को पढ़ाया था, फिर आधे एकक शेल, फिर बीसीसी एफसीसी को एक्सप्लेन किया था। उसी आधार पर आज एक न्यूमेरिकल आपको मैं लिखा हूँ। इस तरह का न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में 2004 में, ये मैं बता दूँ 2004 और 2017 में ये पूछा गया था। और इस तरह का क्वेश्चन आपके मेडिकल और आपके इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में, पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा में भी पूछा जाता है। जरा सा आप इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। मैं आपसे क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, मैंने लिखा है एक घनी संरचना वाला यौगिक। सीधी सी बात है, एक घनी संरचना वाला यौगिक, इसका मतलब एक यौगिक है जिसकी संरचना क्यूबिक में, क्यूब में है, और उसमें दो तत्व है। यानी वो यौगिक जो घनी संरचना को प्रदर्शित करता है, उसमें एक तत्व ए है और एक तत्व बी है। फिर आगे कहा है कि इसमें एक परमाणु घन के कोणों पर, मतलब जो आपका यौगिक ए और बी से बना है, उसमें जो यौगिक का एक तत्व है वो घन के कोणों पर, यानी कॉर्नर ऑफ क्यूब पर स्थित है या कॉर्नर ऑफ क्यूब पर सिचुएटेड है। इसी क्रम में जो बी परमाणु है वो फलक केंद्रों पर, यानी उस क्यूब के फेस सेंटर पर स्थित है। और इसी क्रम में उस यौगिक का सूत्र पूछा जाता है। मैं आपको फिर से इस न्यूमेरिकल का एक बार फिर से मीनिंग स्पष्ट कर दूं। वो मीनिंग ये है कि एक आपका घनी संरचना वाला यौगिक, मतलब एक यौगिक क्यूब स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है, जो वह यौगिक ए और बी से बना है। न्यूमेरिकल में कह रहा है कि इस यौगिक में जो ए परमाणु है वो घन के कोणों पर, घन के कोणों मीन्स कॉर्नर ऑफ क्यूब पर सिचुएट स्थित है, जबकि बी परमाणु जो है वो फलक केंद्र पर, उसके फेस सेंटर पर स्थित है। और आपसे पूछ रहा है कि उस यौगिक में आपका, उस यौगिक का सूत्र ज्ञात करो। तो आपके प्रश्नानुसार आप बच्चों लिखोगे, आपके प्रश्नानुसार एक परमाणु जो है वो घन के केंद्रों पर है। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने पढ़ाया है, पीछे आपको हल करके दिखाया भी है कि जो एक परमाणु है वो घन के 8 कोणों पर स्थित है। मतलब अगर कोई परमाणु घन के कॉर्नर पर स्थित है तो वो 8 कोना या एक कॉर्नर को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब आप लिखेंगे, चूंकि एक परमाणु, क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या मिला कि जो आपका एक परमाणु है वो घन मीन्स अभी हमने बताया है क्यूब, और इसी क्रम में जो एक परमाणु है वो घन के 8 कोणों पर। आपको मैंने इसकी पुष्टि इसी अध्याय के पीछे हमने क्रिस्टल और क्रिस्टल निकाय के विश्लेषण में किया है। 8 कोणों पर क्या है? 8 कोणों पर है। इसका मतलब ये हो गया, 8 कोणों पर है, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर कोई भी
परमाणु घन के कॉर्नर पर स्थित है तो वो कितना कोना शो करेगा, 8 कोना। इसलिए आपको निकालना पड़ेगा एकक कोष्ठिका में एक परमाणु की संख्या या प्रत्येक एकक कोष्ठिका में एक परमाणु की संख्या, अर्थात आप निकालेंगे एकक कोष्ठिका में एक परमाणु की संख्या। तो आपको एक परमाणु की संख्या आपको क्या मिल जाएगा, एक परमाणु की संख्या 8 × 1/8, ये 8 कैंसिल हो गया, आपको मिल गया 1। इसका मतलब ये हो गया कि उस घन में आपका जो कैपिटल ए परमाणु है उसका कितना परमाणु है बच्चों, 1 परमाणु है। इसी क्रम में आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो आपका बी परमाणु है वो कहां पर स्थित है, फलक केंद्र पर। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने पुष्टि भी इसकी की है इसी अध्याय में कि जो अगर क्यूब का फलक केंद्र की बात आए तो किसी भी क्यूब में 6 फलक केंद्र होते हैं। अर्थात आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि बी परमाणु जो है वो घन जिसकी बात आप क्यूब कह रहे हैं, घन के 6 फलक केंद्रों पर है, घन के 6 फलक केंद्रों पर है। इसका मतलब हो गया कि किसी भी, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर क्यूब के कॉर्नर होंगे तो वहां पे 8 भाग होंगे, और अगर आपका फेस में होगा तो कितना फेस होगा, 6 फेस होगा। इसी क्रम में आप निकालेंगे। इसलिए एकक कोष्ठिका में आप निकालेंगे कि जो सिंगल यूनिट सेल है उसमें आपका सिंगल यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका में बी परमाणु की संख्या। इसका मतलब ये हो गया कि बी परमाणु की संख्या कितनी होगी, ये आपको मैंने अभी स्पष्ट रूप से कहा है। ये बी परमाणु की संख्या 6 × 1/2। इसका मतलब हो गया 6। इसका मतलब ये हो गया कि जो यौगिक में ए और बी है उस यौगिक में ए और बी जो क्यूबिक स्ट्रक्चर को शो करता है, उस क्यूबिक स्ट्रक्चर में ए परमाणु की संख्या 1 है और बी परमाणु की संख्या कितना है बेटा, 3 है। इसका मतलब आपको आंसर क्या मिला, आपको जो आंसर मिला है वो आंसर सूत्र क्या मिल गया, क्योंकि सूत्र ए 1 परमाणु है तो ए हो गया और बी आपका 3 परमाणु है, तो आपको आंसर मिला AB3, या जिसको आप लोग सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि ये आपका AB3 है। अर्थात आप ध्यान दें तो आपको मैंने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि जो आपको मिला है वो आपका AB3, यानी सूत्र जो आपको मिला है वो AB3 है। देखिए इस न्यूमेरिकल में मैंने कुछ नहीं किया, मैं पूर्व की भांति जैसा कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी है, जैसा कि पीछे हमने बताया भी है कि आपका जो ए पहले हमने ये निकाल लिया, सीधी सी बात है, हमने सीधे तौर पे ये निकाल लिया कि आप देखें तो आपके सामने मैंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि आप देख लें, मैंने उस यौगिक जो क्यूब यौगिक सी संरचना बना रहा है उसमें ए और बी परमाणु की संख्या को निकाल लिया। तो ए परमाणु एक कोष्ठिका में ए परमाणु की संख्या आप देखें 1 है और आपका बी परमाणु संख्या 3 है, इसलिए फार्मूला क्या मिलेगा, AB3। ये क्वेश्चन देखिए कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो मैं जो पीछे पुष्ट किया हूं कि क्यूब में कितने फलक होते हैं या फलक में कितने परमाणु कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर में कितने परमाणु होते हैं, उसी अकॉर्डिंग मैंने कुछ नहीं किया, केवल मैं 2 चीज निकाला हूं, एकक कोष्ठिका में ए परमाणु की संख्या, एकक कोष्ठिका में बी परमाणु की संख्या, और हमको
फार्मूला मिल गया। जब परमाणु की संख्या आ गई, इसका मतलब हमको AB के रूप में AB3, इसका मतलब इसका उत्तर आपको क्या मिला है, इस न्यूमेरिकल का आपको आंसर मिला है। कौन सा आंसर मिला है? AB3, या जिसको आप कह सकते हैं, या जिसको आप धरने से बोलेंगे कि AB3 यौगिक होगा, उस यौगिक का फार्मूला आपको मैंने स्पष्ट रूप से, उस यौगिक का फार्मूला मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि वो क्या होगा, AB3 होगा। धन्यवाद। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप ग्रुप के माध्यम से अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।